नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए गणित पेडालॉजी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। मैंने आपको 2011 के, 2012 के और 2013 के, आज 13 का करेंगे। मतलब 3 से 4 वीडियो मैंने आपके गणित पेडालॉजी के बना दिए हैं, जिसमें आपके सारे ओल्ड पेपर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आज मैं आपके लिए जो 28 जुलाई 2013 को जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। इससे ऐसे पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको 5 से 6 वीडियो ओल्ड पेपर के करा दिए। मैं आपको 2011 से 2019 तक के सारे सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो गणित पेडालॉजी, हिंदी, ईवीएस और बाल विकास। तो आज अपन गणित पेडालॉजी पहले अपन गणित पेडालॉजी के सारे ओल्ड पेपर करेंगे, उसके बाद फिर हिंदी, उसके बाद बाल विकास, उसके बाद सीडीपी, ऐसे करके अपन पूरे सारे पेपर कर लेंगे। तो आज अपन 2013 का ओल्ड पेपर करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों से पूछा गया कि यह सवाल रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। और क्योंकि यह संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर पहला, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताएं। प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, यह पूछ रहा है वो। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव होता है, या संख्या रेखा पर दशमलव संख्या में निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव होता है, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना होता है, या क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पनाएं होती हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित लोगों में भ्रांतिपूर्ण संभावनाएं होती हैं कि 0.05 और 0. ये होता है या नहीं होता, इससे ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन बताएं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में बैठाना और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, तो उसको गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, पुराने पेपर सोल्व इसलिए करना जरूरी है, इससे अपन को पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बताएं, मैंने इससे पहले आपको मिक्स क्वेश्चन 500 करा दिए हैं गणित पेडालॉजी। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो मैं आपको नंबर दूँगा, उस पर आप एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको सारे वीडियो दे दूँगा उस पर। ये बताएं, वेन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। जो वेन हिले ने ज्यामिति का विचार स्तर दिया था उसमें 5 स्तर बताए थे। चाक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि वेन हिले ने ज्यामिति विचार के कितने स्तर बताएं, तो 5। पाँचों के नाम है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। इनमें से अगर एक भी मिस हो जाए तो वो आपको रॉन्ग होगा। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको लगा देना है। कक्षा तीसरी के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामिति विचार के किस स्तर पर है। चाक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। तो यह वेन हिले के कौन से निगमन पर है बताएं। ये इसको ये दे रखा है
ये बताना है कि कौन से स्तर में है। तो ये है चाक्षुकरण। चाक्षुकरण कौन से है? बच्चा वे नीले के ज्यामितीय विचारों के चाक्षुकरण स्तर पर है। ऑप्शन नंबर पहला। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटे, भिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसने सीखने को प्रभावित कर रही है वे कौन सी हैं। मतलब एक बच्चा जो संख्याएं, संक्रियाओं, संकेत और घड़ी के दो कांटे में तरीकों में अंतर करने में बहुत ही कठिनाई करता है, तो वह कौन सी सीखने के कौन से प्रभाव से वंचित है? कमजोर शाब्दिक, चाक्षुक, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुक प्रकरण योग्यता, कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता या कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। बताएं। एक बच्चा इसके अंतर्गत कठिनाई महसूस कर रहा है तो कौन किस में आएगा? तो वो आएगा कमजोर चाक्षुक प्रकरण, जैसे चाक्षुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुक समन्वय। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो आप लिख के ले लो कि NCF 2005 के क्वेश्चन अगर कहीं भी दिख जाए तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती हैं, क्योंकि वह किस पर केंद्रित हैं? बताएं। परिभाषाओं, सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर, या शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्या द्वारा अनुदेशन। तो देखो, वो याद करने के सूत्रों पर तो हो नहीं सकता NCF, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर भी नहीं, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है। NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी करती है। अगला क्वेश्चन बताएं। ये बताएं, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, 3 3 6 3 4 15, सब 15 15 हैं। तो उसने पूछा 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को रिक्त स्थान किस संकल्पना पढ़ाने के तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है? किस? क्षेत्रफल और संचय प्रकृति के अनुसार, गुणन की संचयी प्रकृति, अविभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, दो संख्याओं के उत्पादनों के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, और है दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन, संचयी प्रकृति, गुणन, अभाज्य और मतलब इसमें अभाज्य, गुणन सारे कुछ बताना। इसमें से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, आपको ऐसा लग रहा हो कि गणित पेडालॉजी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये समझाने जैसे कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो क्षेत्रफल तो हो नहीं सकता इन गिनती में, गुणज भी हो नहीं सकता। ये है दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बताएं। कक्षा दूसरे के शिक्षार्थियों का सरल आकृतिक, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? जियो बोर्ड, 3D क्यूब्स या श्याम पट्ट का तल। बताएं। ये 3 बार एग्जाम में 3 बार आ गया इसी पेपर में आपको, मैंने 2011, 12, 13 में बताया, और ये तीसरी बार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बताना है अगर आपने पुराने पेपर देखे हो तो। इसका है 3D सोल्डियट के नोट्स। कक्षा दूसरे के शिक्षार्थियों का सरल आकृति, उसके लंबों का किनारे से परिचित कराने के लिए सबसे उत्तम आकरण है 3D सोल्डियर के नेट्स। निम्नलिखित कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है बताएं? गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच के लिए, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए
समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना या HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। तो ये पूछी गई हैं सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाते हुए। न तो ये गुणज पे पूछी गई, न तो LCF पे पूछी गई, न HCF पे पूछी गई। ये हैं सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए उसमें समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए। कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हैं। मतलब एक तीसरी की पाठ्यपुस्तक, उसमें एक गणित का सवाल सोल्व करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचेगा। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत करता है। ज्ञान, बोधन, विश्लेषण या संश्लेषण बताएं। यह ब्लूम के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। तो ये विश्लेषण किसकी ओर, ये ब्लूम के विश्लेषण संज्ञानात्मक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बताएं। रशीदा कक्षा 5वीं में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद कौन से चरण पर है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताएं। तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। और पियाजे ने ये 4 बताए थे, मूर्त, औपचारिक, संवेदिक और पूर्व, ये 4 संक्रियात्मक अवस्था बताई थी पियाजे ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि इसकी एज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक की और संवेदी और पूर्व की। ये चारों आपको बतानी है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक समय अवधि है इनकी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, उसमें ये बता दिए थे। अगला क्वेश्चन बताएं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूल गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों के रिक्त स्थान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। वर्गमूल और घनमूल निकालते सहित सभी संख्याओं को प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की या पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षों का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षों का अनुमोदन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताएं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। ये आपके क्वेश्चन इस बार बहुत सारे रिपीट हो गए हैं, ये बताएं। एक ये तो सबने लगा दिया होगा। देखो, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता है। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत, देखो ओल्ड पेपर में इसलिए पता चलता है कि इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाएंगे, इसलिए ओल्ड पेपर कराते हैं। उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाते हैं या उन्हें मोटे व भारी होना आवश्यक है, बताएं। तो देखो, उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास करने की और स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, अ और ब। आज का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होगी, या गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। ये बताएं 105 के गुणनखंड की संख्या। तो 105, 3 तिया 9 और 1 बचा, तीनों पंजों 15 है ना।
5 और 7 तो 35, और ये कितने हैं 3, 5 और 7 105 होते हैं। तो इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर पहला 3 है। देखो ये तो साफ दिख रहा है, यदि समय 2:17 PM हो तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या होगा, तो उसमें से ये एक माइनस कर दो, 2:16 AM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, देखो इतने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2:17 PM में से 11:59 माइनस करेंगे तो 2:16 AM आ जाएगा। आपको 2:17 मत लगा देना, डायरेक्ट 12 घंटे मत कर देना, एक कम करके लिखना है 2:16, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बताइए तो आपने कर लिया होगा, 11 इकाई प्लस 11 तिहाई प्लस 11 सैकड़े कितने बराबर होते हैं, बता इसका सही आंसर। 144, 1221, एक ये या ये होगा नहीं, 144 होगा नहीं, इन दोनों में से बताएं। तो 11 इकाई 11 गुणित 1 11, फिर 11 तिहाई 11 गुणित 10, ये होगा 110, और फिर क्या कहा 11 सैकड़ा 11 गुणित इकाई तिहाई सैकड़ा 100, ये हो गए 1100। तो अब जोड़ लीजिए 1100 सैकड़ा दहाई 110 और फिर इकाई, तो 1 1 1 2 1 1 2 और 1, ये हो गया 1221, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये इतना सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये लो, 509 और 3028 का योग कितना होगा, बताएं। 3028, 3000 ये 28, 3028 ये 30 इकाई तिहाई सैकड़ा हजार, 3028 और 509 ये लिख लिया 509 भाई। इसका योग कितना होगा, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 2 और 1 3 5 और ये 3 3 5 3 7, ऑप्शन नंबर ये पहला लीजिए। ये लो इतने सारे क्वेश्चन। ये मैंने आज आपको गणित के कुछ क्वेश्चन भी करा दिए और पेडागोगी भी कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।